So, hello everyone. So, in today's session, we will learn about the record to report इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो भी रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं वो हम इस सेशन में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये मोस्टली वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट है क्या। एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम में है इसके रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, हमारे पास रिकॉर्ड हैं जो कि कहाँ से आए हैं, P2P मतलब परचेज टू पे प्लस ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश O2C मतलब ऑर्डर टू कैश, इन दोनों के बीच में जो बिलिंग हुई है, डेटा आया है, इन सब का डेटा कहाँ पे जाएगा, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस में जाएगा। तो ये P2P और O2C एक तरह का रॉ मटेरियल है जो कि कहाँ जाता है, R2R में। तो R2R के पास रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, P2P और O2C से आता है। तो ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जो है एक तरह का क्या है, एक प्रोसेस है टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट फ्रॉम द records। जो भी records अवेलेबल है हमारे पास उनसे एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को वैलिडेट करने के बाद भेज दिया जाएगा किसके पास, मैनेजमेंट के पास भेज दिया जाएगा फॉर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगा, वो जो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट से जो रिपोर्टिंग की गई है वैलिडेशन के बाद जब उसको मैनेजमेंट को मिलेगी तो उससे वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि ये हमारे बिजनेस की ये जो है करंट पोजीशन है, ताकि फ्यूचर में जो डिसीजन ले जाएंगे, बिजनेस फॉरकास्टिंग जो है वो काफी क्या हो जाएगी, इजी हो जाती है ये R2R प्रोसेस से। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ R2R। प्रोसेस क्या है, जैसे कि मैंने बताया P2P परचेज टू पे और ऑर्डर टू कैश O2C, इन दोनों का सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। जैसे एक ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस जो मैंने ब्रीफ में समझा रखा है वो भी आप देख सकते हैं, ये थंबनेल है उसका, 12.54 सेकंड्स का ये वीडियो है। तो यहाँ पे ये सारी जो डिटेल्स है हमने इसमें समझा रखी है, इस वीडियो में समझा रखी है, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ R2R। प्रोसेस क्या है कि P2P और O2C से जो डेटा आता है, अभी P2P और O2C क्या है, परचेज टू पे और ऑर्डर टू कैश, यानी जो कंपनी परचेज कर रही है उसका डेटा, ऑर्डर टू कैश जो कैश रिसीव होगा उसका डेटा, तो कंपनी जो सेल कर रही है, जो परचेज कर रही है, उन सब का डेटा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, R2R के पास जाएगा। R2R की टीम वो रिकॉर्ड थी, अब वो क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास रिकॉर्डेड है, हमारे GL पे क्या है, रिकॉर्ड है। हमारी GL पे वो क्या होना चाहिए, जनरल लेजर पे वो हिट होना चाहिए, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए GL पे। तो अब तक बिजनेस ने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, वेदर दे आर AR अकाउंट रिसीवेबल हो या फिर अकाउंट्स पेबल हो, वो सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे हमारी GL पे। जब वो GL पे रिकॉर्ड हो जाएंगे उसके बाद क्या होगी, क्लोजिंग होगी। जैसे कई में मंथ, आपने सुना होगा मंथ क्लोजिंग होती है, हाफ ईयरली क्लोजिंग, क्वार्टर क्लोज, ईयर क्लोज। तो यहाँ पे ये क्लोज का मतलब क्या है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी GL का जो पीरियड है वो क्लोज किया जाता है। जैसे अभी जैसे जनवरी है तो जनवरी 31 तक जब हम काम करेंगे 1 फरवरी या 2 फरवरी से, तो 31 जनवरी तक का पीरियड जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हमारे 31 जनवरी तक है। इसके आगे हमारा एक नया अकाउंटिंग पीरियड क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जो कि फरवरी से है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि लास्ट वर्किंग डे पे क्लोजिंग होती है 31 जनवरी पे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है LCD+1। LCD का मतलब क्या, लास्ट वर्किंग डे, LWD लास्ट वर्किंग डे, LWD+1। तो लास्ट वर्किंग डे क्या हुआ, 31 जनवरी +1 मतलब लास्ट वर्किंग डे के अगले दिन जो होगी क्लोजिंग होगी। तो हम 1 फरवरी को जैसे क्लोजिंग करेंगे तो हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन है 31 जनवरी तक वो सारे क्या हो जाने चाहिए, रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, और उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, जनवरी के पीरियड में।
और हम उस पीरियड को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ताकि उस पीरियड में, जनवरी पीरियड में कोई भी किसी भी तरह की एंट्री पोस्ट ना कर पाए। ये क्लोजिंग हम कब कर रहे हैं, 1 फरवरी को। तो हमें जब भी हम सैप में काम करते हैं, ओरेकल में काम करते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो डेट सेलेक्ट कर रहे हैं वो जनवरी की ही होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम काम करेंगे 1 फरवरी, तो बाय डिफॉल्ट कई बार सिस्टम जो है 1 फरवरी डेट लेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, जीएल को क्लोज करते वक्त, जीएल को क्लियर करते वक्त, हमें जो क्लोजिंग डेट आ रही है उसे हमें मैनुअली जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है इन ईआरपी सॉफ्टवेयर्स में। जैसे सैप में हमें मैनुअली चेंज करना पड़ेगा कि हम जीएल क्लियर कर रहे हैं किस दिन, 31 जनवरी को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 फरवरी लेगा। हम सारी जीएल को क्लोज करेंगे 31 जनवरी से, 1 फरवरी से कोई भी जीएल क्लोज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी। जितनी भी रिपोर्ट है R2R टीम क्या करेगी, उन्हें कंसोलिडेट करेगी। जो भी बिजनेस की सिचुएशन है उन सबका क्या आएगा, रॉ मटेरियल, वो एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बनाएंगे R2R टीम। इंटरनल रिपोर्टिंग होगी, फिर उसकी इंटरनल रिपोर्टिंग किसके लिए होगी, मैनेजमेंट के लिए होगी। जो एम्प्लॉयज है कहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट एरियाज है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो इन सब के लिए हम करते हैं इंटरनल रिपोर्टिंग कि हमारे बिजनेस की इंटरनल सिचुएशन क्या है और किस एफिशिएंसी से हमारे जो लेबर फोर्स है वो काम कर रही है। उसके बाद बोर्ड रिपोर्टिंग होती है। ये रिपोर्ट्स अलग होती है, इसमें कई पाई चार्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है इसमें बोर्ड रिपोर्ट करने के लिए, बोर्ड को इस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा। तो जब भी आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे, एक फिक्स पैटर्न होता है रिपोर्टिंग का कि अगर इस बंदे के पास रिपोर्ट जा रही है तो एक फिक्स्ड पैटर्न है। ऐसा नहीं होता कि हर महीने आप अलग ही पैटर्न में बना के भेज रहे हैं रिपोर्ट को, ऐसा नहीं होता। हर महीने एक फिक्स पैटर्न जाता है कि ये बंदे देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे इस रिपोर्ट को, तो ये चार्ट्स होने चाहिए, ये डेटा होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, उसमें ये पाई चार्ट्स होने चाहिए। तो पूरे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है जो कि बोर्ड रिपोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो ये R2R प्रोसेस के थ्रू ये बहुत इजी हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग फॉर द स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। हमारे शेयर होल्डर, डिबेंचर्स, क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उन सब क्या करते हैं, हमारी इस एक्सटर्नल रिपोर्ट को देखते हैं। वो एसेस करते हैं कि हमारी जो बिजनेस है वो किस सिचुएशन पे चल रहा है। वो एसेस करके क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका काफ़ी डिटेल प्रोसीजर हमने इसमें समझा रखा है। जो भी स्टेप्स है वो हमारे इस वीडियो में अवेलेबल है। R2R रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ये थंबनेल है, आप जाके क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ R2R। R2R का रोल क्या है, मेक अ रिपोर्ट फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स एंड मेकिंग द रिकॉर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये R2R का रोल यही है कि इनको क्या होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी, किससे, रॉ डेटा से, जो कि परचेज टू पे या ऑर्डर टू कैश में जो डेटा रिसीव हो रहा है वो इस डेटा को रिसीव करेंगे, या R2R टीम रिसीव करेगी। उससे क्या करेगी, देखेगी कि प्रॉपर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो जीएल में हिट कर रहा है या नहीं कर रहा। इन केस अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो O2C में तो हिट किया है, O2C की जीएल में तो हिट किया है, पर R2R की जीएल में क्या नहीं कर रहा, हिट नहीं कर रहा, तो उसको रिकॉन्साइल करने के लिए वो ऑर्डर टू कैश टीम जो है उसके साथ क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, उस एरर को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी। कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, कई बार नॉन AR ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि AR से, अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड नहीं होते, कुछ डमी एंट्रीज होती है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि नॉन AR होते हैं। तो कई बार वो नॉन AR ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऑर्डर टू कैश में रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि ऑर्डर टू कैश में केवल AR ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। तो AR ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर ली, अकाउंट रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो गए, पर बैंक पे नॉन AR एंट्रीज भी आई है जो कि ऑर्डर टू कैश साइकिल की जीएल पे क्या कर गई है, हिट कर गई है। तो ऐसी जीएल को, ऐसे ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉन्साइल करना है, ये कोऑर्डिनेट किया जाता है ऑर्डर टू कैश टीम और परचेज टू पे टीम से।
तो यहाँ पे ये R2R टीम क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, GL को क्लियर करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी और वो ये चेक करेगी कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस तरीके को डमी ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस के जो एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है वही सामने आ रहे हैं रिपोर्टिंग में, और उसके बाद रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा फॉर द डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे बेनिफिट देखना होगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ R2R। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ R2R। तो जो हमारा बेनिफिट है R2R का वो ये है कंप्लायंस। सबसे पहला तो ये है कि कई बार गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपने सुना होगा कि जो कंप्लायंस है, गवर्नमेंट कई बार कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होगी। आपने IFRS सुने होंगे, ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे रिपोर्टिंग होती है। जैसे IFRS तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसको उसी के सिमिलर है IND AS जो है वो क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है इंडिया में। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग की जाती है एक फिक्स फॉर्मेट से की जाती है, और वहां पे कंप्लायंस जो है बहुत मैटर करता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो गवर्नमेंट ने सेट किया है पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग आप कर भी रहे हो या आप अपनी मर्जी से कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे कंप्लायंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जो है बहुत ही क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स की प्लानिंग करने के लिए रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब टैक्स प्लानिंग से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, टैक्स प्लानिंग जैसे कई बार ये जो रिपोर्ट बनेगी वो हमारे बिजनेस की एक्चुअल सिचुएशन होगी, हमें पता होगा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या बिजनेस की फॉरकास्टिंग होगी हमारी, उसके हिसाब से बिजनेस को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि टैक्स डिडक्शन मिल सके। तो ये सारा क्या हो जाता है, बिजनेस के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इस रिपोर्टिंग के जरिए बिजनेस अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। डिसीजन मेकिंग, क्या हमें बिजनेस कंसोलिडेट करना है, इंक्रीज करना है, हमारे ऑपरेशंस इंक्रीज होने चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में बूम आ रहा है तो हमारी जो सेल्स इंक्रीज हुई है वो इस पर्टिकुलर एरिया की वजह से इंक्रीज हुई है, तो उसमें हमारे को ऑपरेशंस इंक्रीज करने हैं, एक्सटेंड करने हैं। तो ये सारे जो डिसीजन है वो इस R2R प्रोसेस से क्या हो जाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय MIS रिपोर्टिंग। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय MIS रिपोर्टिंग, मतलब MIS रिपोर्टिंग मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक मैनेजमेंट का क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी फॉर फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन। ये हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो फॉरकास्ट कर सके, प्रिडिक्शन कर सके, उसके लिए एक MIS रिपोर्टिंग होती है। ये होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी बेसिस पे मैनेजमेंट को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे वो फॉरकास्ट और प्रिडिक्ट कर सके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को। हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ वी प्रिपेयर MIS रिपोर्टिंग। MIS रिपोर्टिंग को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब MIS रिपोर्टिंग वही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो कि इसमें है, जो कि सिमिलर है, यानी प्रोसेस जो है वो क्या है, सिमिलर है, ऐसे कोई चेंज नहीं हो जाता। तो आप ये हमारा वीडियो देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसमें वही है, डेटा कलेक्शन होगा, प्लानिंग होगी, वैलिडेशन होगा, डेटा कलेक्शन, रिपोर्टिंग होगी, फिर उसके बाद मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन की जाएगी। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो आप ये देख सकते हैं, वाकायदा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो है इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ MIS रिपोर्टिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ MIS रिपोर्टिंग क्या होती है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट होती है वो सेल्स रिपोर्ट होती है, जो कि हमारी सेल्स को फॉरकास्ट करती है। जो हमारी सेल्स हुई है वो हमें बताएगी कि हमारी इतनी सेल्स हुई है। बजट रिपोर्ट होता है, प्रोडक्शन रिपोर्ट होता है, कैश एंड फंड फ्लो रिपोर्टिंग होती है, बजट एंड एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट होता है, मशीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो यहाँ पे जो सेल्स रिपोर्ट है वो बनाई जाती है हमारे पास की सेल्स ट्रेंड को देख के, कि हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, सेल्स का क्या पैटर्न चल रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हमारी सेल्स को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या है,
उस सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी से कितना बेनिफिट हुआ है, वो सारा ये जो रिपोर्ट बनती है वो प्रेजेंट करती है कि हमारे लास्ट ईयर की सेल्स से करंट ईयर की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई है इतने %। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो पॉसिबल है सेल्स रिपोर्ट के जरिए। बजट रिपोर्ट होती है, बजट बनाते हैं, हमने जो बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बिजनेस है वो किस पोजीशन पे चल रहा है। प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है, हमारा प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स का, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन जो हो पा रही है वो केवल 7,200 यूनिट्स हो पा रही है। तो क्या कहाँ लैकिंग है होगी, कहाँ डेफिशिएंसी है हमारे प्रोडक्शन में, और अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या ये किसी आइडल टाइम की वजह से है, ये आइडल टाइम रिमूवेबल आइडल टाइम है या नॉन रिमूवेबल आइडल टाइम है, क्या मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से है ऐसा, क्या पावर कट की वजह से ऐसा। तो ये प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बारे में दे देगी। कैश एंड फंड फ्लो रिपोर्टिंग होती है, कैश फ्लो कितना है हमारे पास उसकी रिपोर्टिंग। बजट एंड एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्टिंग होती है कि हमने बजट कितना बनाया और एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग। मशीन यूटिलाइजेशन रिपोर्टिंग होती है, मशीन के आइडल आवर्स कितने हैं, मशीन्स के एक्चुअल यूटिलाइजेशन आवर्स कितने हैं, मशीन का स्टैंड बाय टाइम कितना है। तो ये सारी रिपोर्टिंग होती है मशीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में। जब स्टार्टिंग में जब बिजनेस अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है किसी भी डे के स्टार्टिंग में, तो उसमें आइडल आवर्स कितने होते हैं, मशीनरी को रनिंग पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, जो मशीन का बूटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, वो सारा मशीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में आता है। रिपोर्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको देख के जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो रिपोर्टिंग होती है। अब व्हाट इज, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको BRS बोलता है, वो क्या है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चन है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है, रिकॉन्सिलिएशन होता है बिटवीन द बैंक बुक एंड द कंपनी बुक। जो हमारा कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहे हैं उसको रिकॉन्साइल करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार बिजनेस जो है कैश डिस्काउंट देती है और वहीं डेटर जो है कैश डिस्काउंट लेते भी हैं। डेटर जो है, ये जो कैश डिस्काउंट की एंट्री है ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड होता है केवल ट्रेड डिस्काउंट। अब जब डेटर से कैश रिसीव होगा तो हमारे जो कैश बुक्स में रिकॉर्ड होगा वो अलग अमाउंट होगा, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा वो अलग होगा, और जो डेटर ने बैंक में पैसा दिया है वो अलग होगा। तो इस वजह से जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, उसको रिकॉन्साइल करना, यही होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कई बार कंपनी जो है डिस्काउंट जो है वो क्या करती है, डिस्काउंट या फिर पेनल्टी लगा देती है किसी भी डेटर पे, क्योंकि वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता। तो कई बार क्या होता है, पेनल्टी लग जाती है। तो पेनल्टी यहाँ पे हमारे जो कैश बुक्स है उसमें तो, यानी हमारी जो बुक्स है उसमें तो प्रेजेंट होता है कि यहाँ पे पेनल्टी की वजह से ये डेटर का पेमेंट जो है ज़्यादा आना चाहिए, पर डेटर एक्चुअल में पेमेंट नहीं करता। जैसे सपोज हमें पेनल्टी रिसीव होनी चाहिए थी डेटर से 500 रुपीज़, एक्चुअल पेमेंट आना था 10,500 रुपीज़ का। तो हम तो उसको एक्रूड मान के क्या करेंगे, 10,500 बुक कर लेंगे कि ये हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस है, पर डेटर ने एक्चुअल पेमेंट किया है केवल 10,000 का, उसने पेनल्टी क्या कर दी है, वेव कर दी है। तो यहाँ पे 500 का जो आ गया डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो यहाँ पे इस डिफरेंस को रिकॉन्साइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कई बार चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हो गया है हमें 10th को, हमने बैंक के सामने प्रेजेंट किया है उसे 15th को फॉर द क्लियरिंग। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके लिए भी हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्रूड एक्सपेंसेस। ये एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो गए हैं बट आर नॉट एक्चुअली पेड। तो दोज एक्सपेंसेस which are incurred in the accounting period but not yet received or accounted, वो expenses
जो कि ड्यू हो गए हैं। जैसे मार्च में मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किया और आज है 1 अप्रैल, तो मार्च में जो भी एक्सपेंसेस मैंने किए हैं वो ऑलरेडी एक्रू हो चुके हैं, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है उनका। वो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि एक्रू हो चुके हैं बट आर नॉट पेड, सो दीज आर एक्रूड एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट आर नॉट पेड। और ये जो एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज होते हैं, हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब साइड तो क्या वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है तो एक ही साइड होती है, पर जो हमारी जो लाइबिलिटीज है उस सेक्शन में क्या होती है, शो होती है। जैसे इसका एग्जांपल दिया जाता है, सेल्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। हमारी जो सैलरी है वो ड्यू हो गई है, जितने भी एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी क्या हो गई है, ड्यू हो गई। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंडिचर है, सैलरी मार्च की है वो ड्यू हो गई है पर अभी तक पे नहीं किया, तो सैलरी विच आर ड्यू बट नॉट पेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्रूड एक्सपेंसेस। और जब ये पेमेंट कर दिया जाएगा तो एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको लिख सकते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमें नलीफाई भी करना पड़ेगा। ये एक्रूड एक्सपेंसेस एक बार तो हमने शो कर दिया, इसको नलीफाई भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आप ये एंट्री देख सकते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप देख सकते हैं हमने एक बार एक्रूड एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया और दूसरी बार क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, नलीफाई हो गया। एक्चुअल में हमें सैलरी पे करनी थी, हमने पे कर दी, और हमारे बैंक से पैसा जाना था वो चला गया, तो बैंक किस में आ गया, 2 में आ गया। वैसे ही रेंट, मार्च का रेंट है, अभी तक हमने पे नहीं किया और आज है 1 अप्रैल, तो वो रेंट जो है ड्यू हो चुका, यानी अब तो हमें पे करना ही है, पर अभी तक एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया है। तो वो दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड एक्सपेंसेस, और फिर होगी वो की वो एंट्री इस एक्रूड एक्सपेंसेस को नलीफाई करने के लिए, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप देख सकते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस, एक बार एक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है और दूसरी बार एक्रूड एक्सपेंसेस जो है क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। एक्चुअल में क्या एंट्री हुई, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमारे रेंट पे हो गया और बैंक से क्रेडिट हुआ, तो बैंक से पैसा गया तो बैंक को हमने क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट कर दिया, इससे हमारी एसेट कम हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फिक्स्ड एसेट्स विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड। वो कौन सी ऐसी फिक्स्ड एसेट्स है जिसको जो डेप्रिशिएट नहीं होती। तो इसका पहला एग्जांपल है वो है लैंड, और सेकंड एग्जांपल है गोल्ड। तो यहाँ पे लैंड और गोल्ड ऐसी चीज है जो कि क्या नहीं होती, डेप्रिशिएट नहीं होती। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, विच फिक्स्ड एसेट्स अदर देन लैंड विच इज नॉट डेप्रिशिएबल। तो यहाँ पे लैंड इसका एग्जांपल होगा, गोल्ड जो कि फिक्स्ड एसेट्स है जो कि डेप्रिशिएट नहीं होती। अगला जो है, एक्सप्लेन द ड्यूअल कंसेप्ट। ये ड्यूअल कंसेप्ट क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसके 2 एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट, जो चीज डेबिट होगी उसका इक्विवेलेंट अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। यही है ड्यूअल कंसेप्ट। जैसे अगर हमने कोई सामान खरीदा है क्रेडिट पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सपोज 10,000, और वहीं पे क्रेडिटर से क्रेडिट में परचेज किया है तो ये हो जाएगा 10,000। तो जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ है, ये इसी को बोलते हैं ड्यूअल कंसेप्ट। अगला एग्जांपल, डेटर्स को माल सेल किया है 10,000 का, तो डेटर्स असेट साइड में आ जाएंगे,
डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल किया है तो कितना हो जाएगा, 10,000 ही क्या हो जाएगा, टू सेल्स हो जाएगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पे डेटर को हमने डेबिट कर दिया टू सेल्स, तो जितना हमने डेबिट किया था उतना ही क्या कर दिया है, हमने क्रेडिट किया है। इसमें ये भी हो सकता है कि हमने कैश में माल बेचा हो तो 8,000 टू यहां पे ये एंट्री भी हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000, $8,000। और यहां पे अगर आप अगर देखें टू सेल्स तो 10,000, तो हमने डेबिट किया 10,000, क्रेडिट किया 10,000। तो यही होता है ड्यूअल कंसेप्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस जो कि पेड हो चुके हैं एडवांस में। अभी तक हमने एक्सपेंसेस किए नहीं है, पर वो एक्सपेंसेस जो है ऑलरेडी हमने एडवांस में पे कर दिया। जैसे रेंट मैंने आने वाले 3 महीने का रेंट पहले ही पे कर दिया। जो जुलाई अगस्त सितंबर का रेंट है मैंने जून में पे कर दिया, तो 3 मंथ्स का जो रेंट है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है कि मैंने एक्सपेंसेस को एडवांस में पे कर दिया और ये मेरी करंट असेट मानी जाएगी। तो एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है। तो टेंजिबल असेट तो हो गया जिसको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल असेट हो गया जिसको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल असेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, स्टॉक, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इंटेंजिबल विच कांट बी टच, जैसे गुडविल। हर बिजनेस की क्या होती है, गुडविल होती है। अब गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, पर ये एक इंटेंजिबल असेट है हमारी बिजनेस की वैल्यू ही गुडविल की वजह से है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो ये जो है ये 4 एग्जाम्पल थे किसके, इंटेंजिबल असेट्स के, जिनको हम टच नहीं कर सकते पर ये हमारी असेट है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। डेप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ द असेट ऑफ द कंपनी ईयर टू ईयर आइदर ऑन WDV मेथड और SLM मेथड। डेप्रिसिएशन क्या, हमारी जो असेट है, कंपनी की जो असेट है, जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप्स हो गए, तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती रहती है, गिरती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है, वैल्यू में कमी आती रहती है ईयर टू ईयर। अब ये डिपेंड करता है कि आप WDV मेथड से कैलकुलेट करते हो या फिर SLM मेथड से कैलकुलेट करते हो। तो किस भी मेथड से कैलकुलेट करते हो, एक सडन फॉल होता है इन द वैल्यू ऑफ द असेट ड्यू टू इट्स वियर एंड टीयर, तो उसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो ये था आज का हमारा जो नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो ये बेसिक क्वेश्चन थे। और एक R2R के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई यहाँ पे। आप ये जो वीडियो है R2R का इस थंबनेल के साथ, ये जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें हमने पूरा प्रोसेस समझा रखा है, ये आप एरो देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस हमने समझा रखा है, क्या क्या स्टेजेस होती है। तो आप हमारे चैनल प्लेनेट CMS ऐप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी यूजफुल वीडियो लाएं आप तक पहुंच सके। थैंक यू।